तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका क्रैक कोर्स ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में, जिसमें ठोस अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे कि आप एग्ज़ाम हो गई है उसके बाद आप वीडियो क्यों बना रहे, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारण से फेल हो गए या फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है इन वीडियो की। तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। तो मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, मैंने इंग्लिश मीडियम से स्टडी की है, तो थोड़ा आप देख लेना। बाकी मैं आपको पूरा ही समझा दूंगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी कमज़ोर है, मैं भी इंडिया से ही हूँ। तो उद्देश्य, ठीक है, मतलब उद्देश्य से इसका मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर से हम क्या क्या सीख सकते हैं या क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहला है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षणों का वर्णन कर सकेंगे। आप ठोस अवस्था, अब आप खुद ही सोचो ठोस अवस्था क्या होती है। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होती है? तो ठोस अवस्था, मान लो कोई सा ये एक ठोस रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। मान लो आप एक ठोस बॉल ले लो, ठीक है, एक लोहे की बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी क्या क्या अवस्था हो सकती है? ठीक है, क्या क्या हो सकती है? अब ठोस बॉल एक तो गोल है, ठीक है, एक बिल्कुल ठोस है। ठोस बॉल ठोस तो रहेगी सही, आप हाथ से दबाओगे तो ये दबेगी? नहीं दबेगी, मतलब इसके बीच में कोई स्थान नहीं होगा। मे भी मान लो आपने एक रबड़ लिया, स्पंज, जो कि कारीगर यूज़ करते हैं जब प्लास्टर करते हैं, तब स्पंज बोलते हैं उसको। तो जब उसको आप दबाओगे तो वो दब जाता है, पर यहाँ पर बॉल को दबाएंगे दबेगी? नहीं दबेगी, क्योंकि इसके बीच में हमें गैप नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं होता? गैप नहीं होता। और आप इस बॉल को, स्पंज को एक हाथ, एक इधर से खींचोगे एक इधर से खींचोगे तो ये बीच में से फट जाएगा। ठीक है, पर ऐसा इस कंडीशन में हो सकता है, बॉल फट सकती है। ठोस बॉल फाड़ सकते हो आप हाथ से? नहीं फाड़ सकते, क्योंकि इस बॉल को तोड़ने के लिए आपको इतना फोर्स लगाना होगा जितना इनके बीच के परमाणु जो हैं, इसमें अंदर जो परमाणु हैं उनके बल से डबल बल आपको लगाना होगा, तब ये जाके कहीं ना कहीं ब्रेक होंगे और बॉल टूटेगी। मतलब जो अंदर जो भी सामान है इसमें परमाणु होते हैं, आप पता ही है, इतना तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं परमाणु होते हैं, परमाणु अणु ये होते हैं। तो इन परमाणुओं के बीच में एक अलग अट्रैक्शन बल होता है ना, होता ही होगा, इसलिए तो मजबूत है, जुड़े हैं। इनके बीच में ठोस बंध है, ठोस बल और ठोस बंध है, ताकि ये टूटते नहीं आसानी से। ठीक है, और इसके बारे में और क्या सोचते हो कि ये एक तो आकार और आयतन इसका फिक्स है, मतलब इसकी स्थिति और परिस्थिति सेम है। मतलब देखो, ये मान लो पानी है, ठीक है, बाल्टी है, ये बाल्टी अपनी, ठीक है, ये बाल्टी समझ जाना, या केन है कोई सी भी, तो इसमें पानी रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। टब में रखोगे या फिर ड्रम में रखोगे कोई से, ऐसे बच्चों के लिए जो आता है नहाने के लिए छोटे छोटे, उसमें रखोगे तो उस हिसाब से अपना आकार चेंज कर लेगा, पर ठोस नहीं करेगा। इसमें रखोगे तो भी ऐसा ही रहेगा, और अगर इसमें रख दोगे तो भी ये ऐसा ही रहेगा। तो मतलब ये इसका आकार फिक्स है। ठीक है, और इसके बीच में, अणुओं के बीच में जो बंध है वो काफ़ी मजबूत है। 2 पॉइंट तो हमें फिक्स पता चल गए। ठीक है, तीसरा कि इनके परमाणुओं के बीच में एक अलग सा अट्रैक्शन बल होता है जो कि तोड़ना मुश्किल है ना। और क्या सोचते हैं आप कि इसके बीच में गैप नहीं होगा, तभी ये दबता नहीं है। यहाँ पर बताया ना, ये दबता नहीं है। अगर इस स्पंज को दबाओगे तो दब जाएगा, पर बॉल को दबाओगे तब नहीं दबे। तो इसके परमाणुओं के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता। ज़्यादा गैप थोड़ा बहुत तो होगा, पर ज़्यादा गैप नहीं होगा।
जिससे दबता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी स्थिति है ठोस की, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर चलते हैं वापस से बुक पे। तो ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण हमने पढ़े हैं। अब इनको पॉइंट वाइज लिख लो और क्या। तो मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए पॉज करके इसको लिख देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करी थी, वापस से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक बार आपने समझ लिया तो आप खुद से भी लिखोगे ना, बिल्कुल ऐसा सेम नहीं लिखोगे ना, तो भी आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। बस उसको लिख दो और समझा दो, ठीक है। मतलब निश्चित आकार व आयतन जो कि हमने बताया था कि एक मान लो ये बॉल है, तो इसको पानी बाल्टी में रखो या टब में रखो, इसका आकार सेम रहेगा। तो निश्चित आकार व आयतन होता है। उच्च घनत्व मतलब जो पानी है और गैस है, ठीक है, वाटर और गैस है, उससे इसका घनत्व अधिक होगा, इसलिए ये स्थायी रहता है इसका आकार और आयतन, ठीक है। असंपीड्यता मतलब असंपीड्यता आप इससे क्या समझते हो? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। इनकॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब देखो असंपीड्यता है या फिर इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब देखो इसमें अगर बल लगाओगे तो भी इसका आकार चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो असंपीड्यता क्या होती है? इस पर आप कहीं से बल लगाओ, ठीक है, कैसा भी बल लगाओ, इसका बल ये आकार और आयतन चेंज नहीं होगा। सब में बात एक ही हो रही है, आकार निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। उच्च घनत्व होता है इसलिए तो इसका निश्चित आकार होता है और आयतन होता है। असंपीड्यता मतलब इसका निश्चित आकार है और आयतन है, बल लगाने पर बदलेगा नहीं। नगण्य रिक्त स्थान अभी बताया था हमने, इसमें बीच में रिक्त स्थान नहीं है। अपन जब दोनों तरफ से दबाएंगे या फिर दोनों तरफ से इस प्रकार से फोर्स डालेंगे तो भी इसका फोर्स लगाने पर भी इसका निश्चित आकार व आयतन रहता है। मतलब इसके बीच में जगह नहीं होगी जैसे स्पंज में जगह थी, ठीक है। और प्रबल आकर्षण मतलब देखो ऐसा होता है, इसमें इतने मॉलिक्यूल ठोस है ना, तो इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास में होते होंगे, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल बीच में बिल्कुल पास पास में होते होंगे। तो इससे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत गहरा लगता है। मान लो आप एक बस में बैठे हो और आप वो एक बस में 50 लोगों की सीट है, पर बस वाले ने 100 भर दिए, ठीक है, 100 बिठा दिए, तो आप बिल्कुल जगह नहीं है, सांस ले पा रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर ब्रेक भी लगाएगा तो आप आसानी से नहीं हिलोगे, क्योंकि जो कि सामने वाले बंदे हैं वो आपसे टिके हुए हैं। तो उसी प्रकार प्रबल आकर्षण इनमें होता है। कणों की गति सीमित मतलब वही बताया मैंने अभी, जैसे बस में आप खड़े हो, 100 बंदे भरे हैं, ब्रेक लगाया तो आपकी स्थिति वहीं पर आप कंपन करोगे कि हाँ ब्रेक लगाए, पर आप इधर उधर हिलोगे डुलोगे नहीं, ठीक है। निश्चित गलनांक मतलब अगर इस बॉल को आपको गलाना है या फिर इसको अलग कुछ शेप देना है तो इसका गलनांक जो है वो फिक्स रहता है। मतलब आपको पता है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको गलाओगे तो इसका ये ठोस गैस या फिर द्रव्य में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस वीडियो में बताना चाहता था और बताना चाहता हूँ कि चीज़ें वही है आपने जो देख रखी है आसपास। आप जिस पलंग पे बैठे हो या फिर सोते हो वो पलंग भी एक ठोस है और उसका आपने आकार कभी आयतन और आकार चेंज होते हुए देखा नहीं देखा। आप उसको ज़ोर से दबाओगे लोहे को तो वो आपके हाथ से सिकुड़ जाएगा, नहीं सिकुड़ेगा क्योंकि उसके बीच में गैप नहीं है। और नगण्य रिक्त स्थान जो बताया, असंपीड्यता दबाने से कुछ नहीं होता, उसमें आकर्षण होता है, कण जितने पास होते हैं उतना आकर्षण लगता है। मान लो आप बस में खड़े हो, बहुत सारे 100 बंदे अभी बताया था भरे हैं, तो आपको गर्मी लगेगी, तो वो एक बॉडी हीट दूसरी बॉडी हीट से आकर्षित होती है, ठीक है। इस टाइप आप समझ सकते हो। कणों की गति सीमित मतलब वहीं पर आप कंपन करोगे, ब्रेक लगाए तो ठीक है लग गया, पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
स्थिति फिक्स होती है। निश्चित गलनांक होता है मतलब ठोस अगर है तो उसको पिघलाना है, तो उसको द्रव में पिघलाना है तो उसका एक गलनांक पॉइंट होगा कि 200 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करो, मैं पिघल जाऊंगा। ठीक है, तो अगला हम चलते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद कर सकेंगे। मतलब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ठीक है, ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में बात करेंगे। देखो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब मैं आपको बताऊंगा। देखो जब भी आपको ऐसा दिख जाए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, बस आ का फर्क है, मतलब इसमें डिफरेंस आ सकता है। मान लो समान असमान, ठीक है, मान सम्मान जो चीज़ है आज इसमें लग जाता है, उसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और डिफरेंस लिखने का तरीका आपको मैं बताता हूँ ताकि आपको कभी नंबर ना कटें। पहले तो उनकी डेफिनेशन लिख दो 1 पॉइंट, फिर उसका उदाहरण लिख दो 2 पॉइंट। ठीक है, दोनों के 2-2 पॉइंट हो चुके हैं। अगर 5 नंबर में आया तो 2 नंबर तो आपके फिक्स हो चुके हैं। तीसरा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लिखो। ठोस की बात हो रही है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आप लिख दो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, उसका गलनांक स्थिति। ठोस में गलनांक होता है, आपको पता है, ठीक है, और उसकी उदाहरण हो गए, गलनांक हो गए, उसकी प्रकृति लिख दो कि भाई कैसा है क्या है। डेफिनेशन से प्रकृति आ जाती है, प्रकृति और उसका गलनांक लिख दो कि गलनांक मतलब ऐसा थोड़ी लिखना है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलता है। अब क्रिस्टल ही है, अपन को थोड़ी पता है कि क्रिस्टल में किसकी बात हो रही है, वो चीज़ है। तो आप गलनांक लिख दो कि एक निश्चित चीज़ पे क्रिस्टल ही पिघलता है और ये धीरे धीरे पिघलता है, ऐसा कर सकते हो। और 3-4 पॉइंट तो ये आपके हो जाते हैं, और 1-2 मन से लिख दो तो आपको नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको पूरा डिटेल्ड में, पर आपको तरीका बता रहा हूँ। जब भी आप किसी भी चीज़ का डिफरेंस लिखो, पहले डेफिनेशन लिख दो, फिर उसके बारे में एक आध कुछ चीज़ें और पता हो वो लिख दो, और उदाहरण लिख दो। 3 पॉइंट 4 पॉइंट तो ऐसे आपके नॉर्मली बन जाते हैं, और फिर एक मन से लिख दो उसके बारे में सोच समझ। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम क्रिस्टलीय। व्हाट इज क्रिस्टलीय? इसमें घटक और कणु, मतलब घटक और कणु क्या होते हैं, इसमें परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित नियमित व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, मतलब परमाणु अणु इसमें निश्चित स्थिति परिस्थिति में होते हैं, निश्चित नियमित व्यवस्था होती है। ठीक है, और अक्रिस्टलीय में क्या होता है, कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, वे अव्यवस्थित होते हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोस आपने देखा है बॉल, और अक्रिस्टलीय मान लो आप जो किस, मान लो आप बिल्डिंग जब करते हो, बिल्डिंग जब करी किसी ने, ठीक है, तो मान लो उसका एक टुकड़ा ऐसे रह गया, ठीक, ये तो ये अक्रिस्टलीय। जब आप मान लो इतने लंबे पे बिल्डिंग करी, पर उसका एक टुकड़ा ऊपर हल्का सा रह गया जो कि कुछ काम का नहीं है, दो सतह को जोड़ने पर बिल्डिंग करी, पर उसका हल्का सा टुकड़ा वो रह जाता है ना, जैसे पानी की ड्रॉप गिरती है वैसा, है ना। और अक्रिस्टलीय चीज़ बहुत सारी होती है जो कि शेप में नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, मान लो पलंग है तो ये तो शेप में है, पर इसके अलावा कुछ लोहा है जो शेप में नहीं है, वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती कणों की। ठीक है, अव्यवस्थित होते हैं, वो अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। जो एक क्रम में और निश्चित नियमित व्यवस्था जिनकी होती है कणों की, वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के 5 पॉइंट लिख दिए। फटाफट इनको समझा देता हूँ ताकि आप एग्जाम में इनको लिख दे, और डेफिनेशन भी आप जब भी आपके आए तब इनको आप लिखकर आसानी से नंबर पूरे पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने हैं इसमें, मैंने आपको बताया कणों की निश्चित व्यवस्था होती है और इसमें अनिश्चित व्यवस्था होती है कणों की। ठीक है, अक्रिस्टलीय, अ मतलब अनिश्चित, अक्रिस्टलीय मतलब कुछ ना कुछ इसमें गलत ही होगा, क्रिस्टलीय मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो
कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, इसमें अनिश्चित व्यवस्था होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फिक्स तापमान पर एकदम से पिघलते हैं। मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे कोई सी लोहे की बॉल है तो एकदम से पिघल जाएगी, और ये धीरे धीरे करके पिघलते हैं। जैसे कि मान लो आपने प्लास्टिक को पिघलाया होगा कभी, तो उसके धीरे धीरे से छोटे छोटे बबल्स गिरते हैं। जैसे पानी ऊपर से बंद कर दो तो बबल्स गिरते हैं, वैसे प्लास्टिक या रबर या ग्लास के बबल्स गिरते हैं, मतलब ये धीरे धीरे पिघलते हैं, ठीक है। और वास्तविक ठोस माना जाता है इसको, क्रिस्टलीय को। ये आभासी ठोस माने जाते हैं। जैसे प्लास्टिक मानने में तो ठोस है, पर देखा जाए तो ये आभासी ठोस है, क्योंकि ठोस में तो आता है पर ये टूट भी जाता है, ठीक है। और विदलन और अविदलन। अब भैया विदलन क्या होता है कि मान लो अगर क्रिस्टलीय हैं, उनको चाकू से अगर धार किसी भी हथियार से आप काटोगे तो वो बिल्कुल चिकनी सतह पर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे अविदलन मतलब अगर रबर इनको काटोगे तो उनका कोई सतह चिकनी नहीं होगी, खुरदरी सतह में विभाजित होते हैं। और इसका नमक हो सकता है NaCl और शर्करा, ठीक है। और इसका होगा ग्लास, रबर, प्लास्टिक और पॉलीमर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है उद्देश्य क्रिस्टलीय ठोसों को बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। मतलब क्रिस्टलीय ठोस जो है, ठोसों को बंधन बलों प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। तो अब इसको बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बंधन बलों की प्रकृति, या फिर हम इस पॉइंट को और इन पॉइंट को दोनों को पार्ट 2 में डिसाइड कर लेंगे या फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और 3 पॉइंट या 4 पॉइंट को हम अगले में कर लेंगे, और अगले 3 को हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको देखने में भी आसानी हो। एकदम से आप भी 20-25 मिनट 30 मिनट के वीडियो देखने में हिचकिचाते हो, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो वो चीज़ें नहीं होती। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में आपके डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।